बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में नेताओं की दौड़ तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। अब इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस राजनीतिक तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जाहिर है 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचलें बढ़ा दी हैं। हालांकि कमलनाथ ने इस भेंट पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करें। कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से हिंदुत्व के मसले पर अपनी छवि मजबूत करने में जुटे हुए हैं। धर्म कर्म के सहारे वे चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर बीजेपी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इग्नोर नहीं करना चाहती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को बागेश्वर धाम जाएंगे, लेकिन कमलनाथ की मुलाकात पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। लेकिन कमलनाथ जी, आप लोगों की और आपके दल की जो दोगली प्रवृत्ति है, मध्य प्रदेश नहीं देश की जनता भी चाहती है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने श्रीमान गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार से बागेश्वर धाम के ऊपर आक्रमण किए, तो क्या इसके लिए कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी से कहेंगे कि वो माफी मांगे? अब चुनाव आ गए हैं और चुनाव जब आते हैं तो कांग्रेस को बागेश्वर धाम भी याद आएंगे, बाकी धाम भी याद आएंगे। तो बाकी समय तो सबका विरोध करते हैं और चुनाव के समय फिर हिंदू भी याद आता है, हिंदू धर्म भी याद आता है, बागेश्वर धाम भी याद आते हैं। तो ये सब चुनावी यात्राएं। देखिए, कांग्रेस के अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो हमारे सभी नेता सभी धर्मों में विश्वास करने वाले हैं। हम लोग प्रचारित नहीं करते थे, मंदिरों में पहले भी जाते थे, हिंदू की बात हम पहले भी करते थे, हिंदी की बात पहले भी करते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। आज अगर कमलनाथ जी वहां पर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की ऐसी बड़ी लकीर खींचने की कोशिश में है जिसके जरिए बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला कर सके। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस ने जब जब लीड लेने की कोशिश की है, तब तब नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए हैं। अब कमलनाथ की ये कोशिश 2023 में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाती है, इसके लिए विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा। सवाल नंबर 1, क्या कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए सियासी विषाद बिछाने में जुटे हैं? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी से टक्कर लेने में सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस की मदद करेगा? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी के पास कांग्रेस की इस रणनीति का कोई तोड़ है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दरबार में सियासत का पर्चा। बागेश्वर धाम इस समय बेहिचक भारत के सनातन परंपरा के अनुयायी संतों में, संत कह लें या अभी कुछ समय पहले जब गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जुड़े तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जो उन्होंने बागेश्वर धाम जी के विरुद्ध कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हें धर्माचार्य कहना उचित नहीं होगा। बहरहाल, तो बात मुद्दे की ये है कि अगर आप उन्हें धर्माचार्य न भी माने, तब भी सनातन परंपरा के अनुयायी और सनातन परंपरा के मानदंडों को लेकर आगे बढ़ने वाले, एक शब्द मैं भी खोज रहा हूँ कि क्या शब्द वो होना चाहिए जिसको यहाँ प्रयुक्त करें, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि लोगों की पीड़ा और लोगों के कष्ट दूर करने वाले धर्म से जुड़े एक प्रवर्तक के तौर पर जरूर ऐसे व्यक्तित्व सामने आते हैं। कमलनाथ जी उन नेताओं में से हैं जो कांग्रेस की अगर हम बात करें, जो दिग्विजय सिंह जी की तरह हिंदुत्व की अगर बात होती है या सनातन परंपरा की बात होती है तो वो बहुत ही एक सरल
और बहुत ही माइल्ड एटीट्यूड के साथ सामने आते हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं कहते अयोध्या में राम मंदिर को लेकर या तमाम चीज़ों को लेकर, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस और खुद कमलनाथ इसको लेकर उत्साहित हैं कि वो अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर बीजेपी के उस हिंदुत्व का मुकाबला कर पाएंगे। हालांकि इस पैकेज में हमने कहा कि हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व भी आप कहेंगे कि हार्ड है तो सॉफ्ट भी होगा, लेकिन हिंदुत्व तो हिंदुत्व है, ना वो हार्ड है ना वो सॉफ्ट है। उसका जो रूप है, जो स्वरूप है, वो स्वरूप अपनी जगह है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसका रंग अधिक गहरा है, और उस भगवा रंग को चुनौती देने के लिए उसे भी उस भगवा रूप और स्वरूप में ऊपर से नीचे तक डुबकी लगानी पड़ेगी, तभी वो जाकर बीजेपी के मुकाबले खड़ी हो पाएगी। तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश का ये रूप और स्वरूप, क्योंकि कमलनाथ जी के अलावा पूरे देश में मुझे याद नहीं आता, गहलोत जी की मैं बात करूं या भूपेश बघेल जी की बात करूं या राहुल गांधी जी की भी बात करूं, तो कोई हिंदुत्व के इस रंग में इस तरह से डूबता हुआ, निकलता हुआ, इसे आत्मसात करता हुआ नज़र नहीं आता। आज इसी पर हम बात करेंगे, कितना फ़ायदा कितना नुकसान। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, सीनियर लीडर बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और थोड़ी उग्र धारा की राजनीति की तरफ बढ़ चले इन दिनों प्रताप भानु शर्मा। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद कमलनाथ जी ने कहा है कि टेलीविज़न चैनल्स में जाते हैं शर्मा जी तो शरद जी कितनी भी मुस्कुराने की गुगली फेंके, आप थोड़ा सा हार्ड हिटिंग भी रखा करो आप। तो प्रणाम कर रहा हूं उनको। मैं शरद जी के साथ हूँ जी। नहीं, मैं भी आपके साथ हूँ, और मैं आपके उसी मृदुल छवि और कृष्ण की तरह आपकी मुस्कुराहट जिसके अनेकार्थ हैं, दीपक विजयवर्गीय जी के साथ हूँ। वाह वाह वाह। तो फिर हम सब एक दूसरे के साथ हैं तो दर्शक कंफ्यूजन में आ जाएंगे फिर। जी जी जी, जय हो जय हो। दीपक विजयवर्गीय अपकमिंग स्पोक्स पर्सन है, आगे आना चाहिए इन्हें अपनी पार्टी। स्पोक्स पर्सन नहीं है सर, अब तो वो अपकमिंग सांसद या विधायक के तौर पर हम उनको देखना चाहेंगे। चलिए, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। 2003 में संवाद प्रमुख रहे हैं, जो बीजेपी के लिए एक बहुत ही माइलस्टोन उसमें ईयर रहा है। बिल्कुल जी। मनोज सैनी जी हैं हमारे पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव एडिटर, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज, क्या कमलनाथ जी की जो एक मृदुल छवि है, क्योंकि वो हिंदुत्व पर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से जुड़े मसलों पर वो कभी उग्र हमला करते हमने उनको नहीं देखा। फिर सेमरिया जो उनका अपना लंबे समय तक लोकसभा क्षेत्र रहा, छिंदवाड़ा, वहाँ सेमरिया में बड़ा भव्य हनुमान मंदिर है जिसमें महाराष्ट्र, नागपुर, मध्य प्रदेश बड़ी संख्या में एक तीर्थ धाम की तरह विकसित है। तो क्या इसी को ध्यान में रख के, क्योंकि बागेश्वर धाम तुरंत पहुँच जाना, और इस समय आप देख रहे हैं कि कथावाचकों को अपने अपने क्षेत्र में विधायकों और सांसदों के आमंत्रित करने की होड़ लगी हुई है। जी देखिए, इन दिनों मध्य प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उसकी वजह है ये है कि दो बड़े महात्मा, दो बड़े संत, जिन्हें कहें धर्माचार्य ना कहें, लेकिन चर्चा में बने हुए, चाहे हम प्रदीप मिश्रा की बात करें या बागेश्वर धाम की बात करें, तो पूरी दुनिया की नज़र, बल्कि पूरे देश की नज़र, क्योंकि जब हम कवर करने भी पहुंचते हैं तो लोग जो मिल रहे हैं उससे देख के यही लगता है कि सबकी नज़र यहाँ है। और जब सभी की नज़र बाबा पर है या उन धाम पर है, तो फिर ना तो कांग्रेस छोड़ सकती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है। 2 दशकों में राजनीति बड़ी तेजी से बदली, और फिर खासकर 2014 के बाद से तो सॉफ्ट और हार्ड जिसकी आप जिक्र कर रहे थे वो कुछ ज़्यादा दिखाई देने लगा। अब उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस भी ये इस बात को समझ पाई है। जहाँ तक कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी निश्चित रूप से एक अलग तरह के लीडर हैं। वो खुलकर अपनी बात रखते हैं और वो कभी परहेज नहीं करते कुछ भी कहने से। आप कुछ भी सवाल करिए, और ये उसी का हिस्सा है। यदि हम छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं तो हमेशा हनुमान को वो मानते रहे, हनुमान की बात करते रहे। इससे पहले जब गणेश जी का दौर आया तो उस दौर में भी हमने देखा कि गणेश जी की पूजा करते भी नजर आए। और पहली बार हम ये भी देखे कि पीसीसी में नवरात्र के मौके पर नवरात्र भी मनाई गई। गणेश जी का जब पर्व आया तो गणेश जी भी रखे गए। तो इसको हम 23 के चुनाव से जोड़कर भी देख सकते हैं। लेकिन कमलनाथ की एक अपनी छवि रही है, वो उस छवि को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी सामने आती तो बीजेपी का रंग जो आपने कहा वो कुछ ज़्यादा दिखाई देता है, और शायद उस बात को कमलनाथ भी समझ रहे हैं। इसीलिए पांडुकर सरकार की बात करें या बागेश्वर धाम की बात करें, वो वहाँ मिलने पहुंच गए। पर शरद जी आने वाले दिनों में पांडुकर जी सरकार की बात करें, लेकिन उसके पहले बागेश्वर धाम से नितिन गडकरी जी भी मिल चुके हैं नागपुर में, जहां उनका बड़ा चर्चित कार्यक्रम रहा था, और देवेंद्र फडणवीस भी मिल चुके हैं।
मध्य प्रदेश के बीजेपी के अनेक नेता मिलते रहे और अब मुख्यमंत्री 18 तारीख को भी जाने वाले हैं। बिल्कुल 18 को वो भी जाने वाले, तो हमें लगता है अब जो 70 और 30% की बात है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हिंदू राष्ट्र की बात करके उन्होंने एक और बड़ा मसला उठाने की कोशिश की। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, कमलनाथ जी का बागेश्वर धाम जाना, जिस तरह हमें याद आता है कि जब रामनवमी थी, पिछले वर्ष की ही संभवतः बात है, तो बीजेपी ने भी इतना बड़ा पोस्टर, मैंने कभी बीजेपी कार्यालय में राम का नहीं देखा जितना बड़ा पोस्टर हमने बीजेपी कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में देखा था। क्या किस तरह देखते हैं आप कमलनाथ जी की? उन्होंने कहा मैं भी हनुमान का भगत हूँ, तो मैं भी आया हूँ, ये भी हनुमान जी के भक्त हैं। जी देखिए, अगर किसी को ये कहने की जरूरत पड़े कि मैं भक्त हूँ, अगर किसी को और बड़ा फोटो लगाने की जरूरत पड़े, वो मीडिया ने पूछा इसलिए उन्होंने जी जी नहीं, मैं उनका कहने पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को बार बार ये कहना पड़े, उनके समर्थकों, मैं कमलनाथ जी के बारे में नहीं कहना चाहता, अगर उनके समर्थकों को बार बार कहना पड़े कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, अगर कांग्रेस के कार्यालय में बहुत बड़ा फोटो लगाया गया ऐसा जो पिछले 70 साल में नहीं लगा, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी जो गलतियाँ 70-80 सालों में कर चुकी है और उसके जो नतीजे रहे हैं, वो समझ रही है कि इस देश के जो मूल्य हैं, इस देश की धर्मप्राण जनता से दूर जाने का नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और इसमें कुछ वो प्रदर्शन के तौर पर लगता है कि अगर कांग्रेस हिंदुत्व या इस तरह के मसलों को लेकर आगे बढ़ेगी तो जनता ठुकरा देगी। क्या वो बीजेपी को ही बीजेपी को ही सिंबलाइज करके देखती हिंदुत्व की पार्टी के तौर पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि हिंदुत्व तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज भी हिंदुत्व से नहीं जुड़ पा रही है। और कांग्रेस के नेता 2014 के बाद सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी से लेके और दिग्विजय सिंह जी हों, कमलनाथ जी हों, तमाम नेता इस तरह की बातें करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कांग्रेस में इतने अंतर्द्वंद हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में गणेश जी बिठाए गए तो थोड़े दिन बाद बकरीद हुई, तो एक महाशय वहाँ मीट मारने पहुंच गए, तो वहाँ बड़ा कन्फ्लिक्ट है कि किस तरह के किसके अधिकार हैं और किस तरह का वहाँ माहौल रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि इन तरह की बातों से कांग्रेस पार्टी अपनी जो मूल छवि है, जिसको आइडिया ऑफ नेहरू कहते हैं, उस आइडिया ऑफ नेहरू से बहुत दूर जा सकती है। क्योंकि नेहरू का आइडिया कांग्रेस को बैगेज की तरह भले ही लगने लगे, लेकिन उसको ढोना तो पड़ेगा। बात डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय ने गहरी कही है, और जो कांग्रेस की फिलॉसफी को समझते हैं, चाहे वो चौथे स्तंभ के नुमाइंदे हों या डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय की बात से प्रताप भानु शर्मा जी भी इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। आपकी जो सर्वधर्म सद्भाव की जो नीति है उसमें कोई गड़बड़ी है डॉक्टर प्रताप भानु जी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो आपकी आइडियोलॉजी है। जैसे बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी खासतौर से 80 और 90 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक साफ धारा के तौर पर चुना, आपने चुना सर्वधर्म सद्भाव को, वो आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है। तो कठिनाई यही है कि क्या आप ये तमाम कोशिशें कर तो रहे हैं, कमलनाथ जी की छवि भी हार्डकोर हिटिंग आरएसएस या हिंदुत्व वाले नेता की नहीं है, लेकिन क्या लोग इसको स्वीकारेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि बीजेपी ही इसकी प्रतिनिधि पार्टी है, कांग्रेस कैसे इसकी प्रतिनिधि पार्टी हो सकती है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा शरद जी कि बीजेपी की पूरी राजनीति धर्म के इर्द गिर्द ही पनपी है। ना तो उनके अंदर राष्ट्रवाद है, ना राष्ट्र का दर्शन है, और ना जो हमारे सर्वधर्म समभाव का कैरेक्टर हमें हजारों वर्ष पहले मिला है, भारत की संस्कृति में, हिंदुस्तान के संस्कृति में रचा बसा है, ना वो समझने का कभी प्रयास करते हैं। क्योंकि सर्वधर्म समभाव किसी भी किताब से नहीं लिया गया है, ये हमारा अपना है, हमारा अपना एक ऐसी भावना है। सर्वधर्म समभाव की बात है, प्राणियों में सद्भावना हो, और इसी तरह धर्म का जय जयकार हो। ये कब नहीं हुआ है, पर ये हमारे जो धर्माचार्य रहे, शंकराचार्य रहे, ये बीजेपी पर अधिक सूट करता है। समीक्षक ये मानते हैं कि ये बीजेपी पर अधिक सूट करता है। आपके लिए यही कहा जाता है, जैसा दीपक जी ने कहा। हालांकि आपके यहाँ इक्का दुक्का ही नेता ऐसे हैं जो कहते हैं बकरीद भी मनाइए, फिर अगर आप नवरात्रि मना रहे हैं, गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का भी कांग्रेस को हिला देते हैं। नहीं, कोई इक्का दुक्का नहीं हिला देते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था का केंद्र होता है, अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, और कभी भी किसी की आस्था पे कुठाराघात कांग्रेस की लीडरशिप नहीं करती है, ना कांग्रेस की नीतियां करती हैं।
और कोई हिंदू धर्म या हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं हो गए भाजपा के लोग कि यही मंदिर में जाएंगे, यही हनुमान जी के भगत होंगे, यही पूजा पाठ करेंगे, यही साधु संतों का सत्कार करेंगे। अरे आप देखिए मध्य प्रदेश कितने बड़े बड़े पीठ यहाँ स्थापित हैं। महाकाल का देखिए, ओमकारेश्वर देखिए, इधर शंकराचार्य जी का जो परमहंसी है वो देखिए, आपकी दतिया में पीताम्बर पीठ है वो देखिए, राजा राम जी का मंदिर हमारा ओरछा में है वो देखिए। कमी है क्या? कई बार चूक हो जाती है, कुछ ऐसे बाबा आ जाते हैं कांग्रेस के पास जो उसकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अभी उन बाबाओं पे चर्चा नहीं हो रही शरद जी, हम तो बागेश्वर धाम का और उनके दर्शन करने के लिए गए हैं। जी, हमारे हनुमान जी के भगत हैं। नहीं करते हैं चर्चा उनकी। और बिल्कुल ठीक कहा उनको उसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वो उनका श्रद्धा भक्ति का केंद्र है। भगवान जी यदि वो एक पवित्र बागेश्वर धाम है, श्रद्धा का केंद्र है हजारों लाखों लोगों का, तो आप बताइए हनुमान भगत यदि वहां पर कमलनाथ जी जा रहे हैं, प्रतीत होता है कुछ कहना चाह रहे हैं भाजपा के देखिए ऐसा है कि पेट दुख रहा है, क्यों उन्हें परेशानी हो रही है? आपके अनुज क्या कह रहे हैं? आपके अनुज क्या कह रहे हैं दीपक? देखिए अगर अपनी व्यक्तिगत विश्वास के तहत वो वहां जाते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्रताप भानु शर्मा जी भी जानते हैं कि ये सारा का सारा अपना पॉलिटिकल एजेंडा को विस्तार देने के लिए है। और कांग्रेस पार्टी की जो छवि है, कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, उस वजह से उसमें कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कालनेमी की तरह कितने ही रूप बदलने की कोशिश कर लें। देश की जनता तो पूछना चाहती है, जब बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि साहब मैं कोल ब्राह्मण हूँ, अगर आप कोल ब्राह्मण हैं तो फिर भैया दीपावली कब मनाते हैं, रक्षाबंधन कब मनाते हैं? कभी देखा नहीं इस देश की जनता ने। होली कब मनाते हैं? तो इस देश की जनता झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे राहुल गांधी कितनी बार मंदिरों में जाएं, कितने तरीके के मंदिरों में जाएं। दिखाने की बात कर रहे हैं तो क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर आप हिंदू हैं तो दीपावली मनाइए, रक्षाबंधन में राखी बंधवाइए? नहीं, दिखाना नहीं पड़ता। इसलिए देखिए ऐसा इसलिए देखिए ऐसा है कि कमलनाथ जी के हिंदुत्व पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेस के हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठते हैं। कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस को जिस तरफ ले जाने की कोशिश पिछले 60, 70, 80, 90 सालों में, बल्कि मैं समझता हूँ 1917-18 के बाद से कांग्रेस जिस रास्ते पे चली है, उसके कारण कांग्रेस लगातार धर्म से दूर हुई है, भारतीय संस्कृति से दूर हुई है, इस देश के मूल्यों से दूर हुई है। इसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ, और इसकी वजह से ही जो कल परसों कार्यक्रम मदनी जैसे लोग ये कह पाते हैं कि इस देश में रहने वाले लोग और सऊदी अरब के ओरिजिन के लोग एक बराबर हैं। ये संभव नहीं है इस देश में। इस देश की जनता जागरूक हो रही है। मनोज जी, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय बातें भले ही अपने दर्शन यानी बीजेपी की रीति नीति की कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो बातें हैं वो कांग्रेस के लिए कुछ हद तक या काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि वो सही भी हैं इस मामले में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हिंदुत्व की या हिंदुत्व से बहुत दूरी बनाकर चलने वाली पार्टी रही है, लेकिन उसने हमेशा एक संकोच शायद किया है, या वो जिस सर्वधर्म सद्भाव की जो उसकी फिलॉसफी है, और उस फिलॉसफी में इस देश की हर सरकार बंधी है, क्योंकि वो संविधान की बाध्यता है और उससे किसी पार्टी को इनकार नहीं है, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना समाजवादी को, जो भी राज्यों में भी सरकारें हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस ये जो रंग बदलने की कोशिश कर रही है, या कहिए अपनी आइडियोलॉजी को बदलने की कोशिश कर रही है, इसके लिए उसे कहाँ तक जाना पड़ेगा, किस तरह से वो लोगों को भरोसा दिला सकती है? क्योंकि एक पूरा जनरेशन शिफ्ट होगा, तब जाकर एक पूरी पीढ़ी के सामने आपको ये बात रखनी पड़ेगी कि नहीं, अब हम वो पुरानी कांग्रेस नहीं है, हम अपनी उस रीति नीति के साथ अब इसको लेकर भी, आप चाहे राम मंदिर पर पूछ लीजिए, काशी मथुरा पर पूछ लीजिए, बागेश्वर धाम पर पूछ लीजिए, चमत्कार और सिद्धियों पर पूछ लीजिए, कांग्रेस के तमाम नेता इस पर खुलकर बोलेंगे, तब शायद ये एस्टैब्लिश होगी चीज। देखिए उस तरफ बढ़ भी रही है कांग्रेस। और शरद जी, आपको याद भी होगा कि हमने इंदिरा गांधी को भी देखा है, वो हाथ में माला पहनती थी, रुद्राक्ष पहनती थी, गले में रुद्राक्ष होता था, रुद्राक्ष की माला होती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरफ काम नहीं किया, बल्कि एक बहुत ही एक अलग तरह से अपने आप को ऐसा मैसेज वो देती रही कि मैं सबके साथ हूँ। लेकिन बाद में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बढ़त ले ली, जिसमें चाहे राम मंदिर का जिक्र हो या बाकी चीज़ों का जिक्र हो, और वो इंदिरा गांधी वाली जो छवि थी वो कहीं थोड़ी सी अलग हो गई। और उसके कारण आज बताना पड़ेगा कि हम हम हिंदुत्व के साथ हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम जनेऊ पहनते हैं, जैसा जो आरोप बीजेपी हमेशा लगाती रही। तो हमें लगता है इस तरह की एक तैयारी के साथ अब आप सिर्फ ये कह दें कि मैं हिंदू हूं
उससे बात नहीं होगी। बात तो वही होगी कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रखेंगे तो वो पूरा दर्शन पढ़ा देंगे आपको, तो वो दर्शन आपको भी समझने की अब जरूरत है। आपको मंचों पर हिंदू राष्ट्रवाद के विषय पर भी बहुत साफ दृष्टि के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बात करनी होगी, और वहाँ अगर तथाकथित उलझनें परेशानियां पैदा होंगी तो वो कांग्रेस के लिए जितनी है उतनी बीजेपी के लिए भी है कि हिंदू राष्ट्रवाद के मायने क्या है। नए जो युवा प्रवक्ता आ रहे हैं शरद जी, हम देख भी रहे हैं, जब हमारे साथ जुड़ रहे जो नए युवा है कांग्रेस के भी, वो आजकल श्लोक से अपनी शुरुआत कर रही है, पहले हमने नहीं देखा था। तो निश्चित है कि अब कांग्रेस भी उस तैयारी की तरफ बढ़ रही है। और बढ़ना महत्वपूर्ण बात कही मनोज की, इंदिरा गांधी जी जिस चीज को लेकर चलती थी 90 के दशक में, वामपंथी दलों के प्रभाव में कह लीजिए, समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव में कह लीजिए, कांग्रेस ने अपने जिस स्वरूप को ज्यादा तथाकथित रूप से अल्पसंख्यक परस्त करने की कोशिश की, उसकी वजह से उसकी मुश्किलें शायद ज्यादा बढ़ी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकने वाला जो एक बड़ा हिंदी पट्टी का बहुसंख्यक वर्ग है, वो शायद उसको लेकर, कांग्रेस को लेकर उसकी कुछ पीड़ा भी है। प्रताप भानु जी। जी, मनोज सिन्हा जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि कांग्रेस के नेतृत्व, चाहे इंदिरा जी का कहें हम, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहें, चाहे राजीव गांधी का कहें, कभी भी किसी धर्म के विरुद्ध नहीं रहे। यदि हमने हिंदू धर्म से, बीजेपी भी नहीं है सर। हाँ, तो हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का सर, राजीव गांधी के आने के बाद थोड़ी चीजें बदली है। संविधान की मान्यताओं के अनुसार ही चलना है। नहीं किया, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करी, धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर भगवान राम को पोस्टरों पर या वहां पर खंभों पर खड़ा नहीं कर दिया, राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं। तो आप आपकी पार्टी में है पोस्टर में, सुन लीजिए राम जी। और सबसे बड़ी बात यह है शरद जी कि ये भारतवर्ष हिंदू धर्म की आस्था का, और एक यहाँ पर हर धर्म में हिंदू धर्म की ही विश्वसनीयता है, हिंदू धर्म का ही उदाहरण दिया जाता है। भारत में जितने धर्मों ने जन्म लिया है, सबका समावेश हिंदू धर्म में है। इसीलिए सर्वधर्म समभाव जो एक हमारी शक्ति है, उसको अनादर कोई नहीं कर सकता। अपने धर्म का पालन करते हुए हम दूसरे धर्म का भी आदर करें। यदि हमारे हिंदू धर्म में शक्ति है, अच्छाइयां हैं, तो दुनिया का समावेश करने की ताकत है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे ग्रंथों में है, हमें हमारे उनसे ग्रंथों से मिला है, दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं है। हमारे ही वेदों में है वसुधैव कुटुंबकम जी, हमारे ही संस्कृति में है सर्वधर्म समभाव। ये ना तो उसमें जो इनके क्या ईसाई धर्म के बाइबल में है, ना मुस्लिम कुरान में है, जो भारत की संस्कृति में है, हमारे ग्रंथों में। और यदि भारत का संविधान ये कहता है सर्वधर्म समभाव है और हमें उसको मान्यता देकर आगे चलना चाहिए, तो हम किसी की भी खिलाफ धर्म की बात नहीं करना चाहिए। दीपक जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 15 सेकंड में आप अपने धर्म का पालन करें हम जी। देखिए, मुझे हमारे संविधान को सुन लीजिए इसके बाद कमलनाथ जी ने कही है। देखिए, हमें इतना ही कहना है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी तक और उसके बाद आज तक जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के राष्ट्रपति जी के उस कार्यक्रम में पहुंचने के ऊपर आपत्ति की थी। इंदिरा जी ने गोहत्या के खिलाफ आंदोलन चलने वाले संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, सैकड़ों संत मारे गए थे। सारा का सारा इतिहास में दर्ज है। तो कांग्रेस पार्टी अपने पहले अतीत से नहीं भाग सकती है। कांग्रेस पार्टी बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। कुल मिलाकर ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस की एक दुविधा रही है। पहले वो उसकी उदार नीति के चलते उसका बड़प्पन माना गया उसको, और ये माना गया कि कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव को एक साकार रूप में अपनाकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है। लेकिन राजनीति में यही कांग्रेस जब 70 के दशक में, 80 के दशक में तमाम उन पॉपुलिस्ट मुद्दों को लेकर उतरी, चाहे वो गरीबी हटाओ का लोक लुभावन नारा था, या बेरोजगारी हटाओ का नारा था, या फिर उसके बाद जो तमाम मसले उठते चले गए, कांग्रेस वहीं से उलझना भी शुरू हुई। क्योंकि वहाँ से बीजेपी का एमरजेंस 80 में जनसंघ के बाद होता है, और बीजेपी इन मुद्दों पर खुलकर बोलती है जो शायद उत्तर भारत में बहुसंख्यकों के मन की बात थी। और बीजेपी ने उसी महत्वाकांक्षा को समझते हुए न सिर्फ उन मुद्दों को आगे रखा, बल्कि उसी की वजह से वो सत्ता में बहुत आगे बढ़ती चली गई, और अब वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उन तमाम मसलों को भी एड्रेस करके आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को झांकना तो होगा क्या गलती है ये, या
आगे की रणनीति कैसी होगी, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है इस राह पर कांग्रेस के लिए आगे बढ़ना। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, टारगेट किलिंग। नमस्कार।